बड़ी मन्नतों के बाद बेटा हुआ था। विवाह के कई वर्ष बाद एलोपैथी, होम्योपैथी, गंदे तावीज, झाड़ फूंक और मेरी मन्नतों की बैसाखियों पर चढ़कर पैदा हुआ था। चिकित्सा के उन्नत कहे जाने वाले युग को ऐसा कहा भी जाए या नहीं, कुछ घटनाएं घटते समय ये प्रश्न खड़ा कर देती हैं। वे घटनाएं आए दिन घटकर चिकित्सकों को तो अपना अभ्यस्त बना देती हैं, लेकिन उनकी कसमसाहट मिनटों, घंटों या कुछ दिनों तक ही सीमित रह जाती है। हद से हद फुर्सत के क्षणों में कोई इक्का दुक्का डॉक्टर उन्हें अपनी डायरी के पन्नों पर उतार लेता है, परंतु जिनके साथ वे घटी होती हैं, उनके सीने में तो दर्द की स्थायी कील गाड़ देती हैं। विद्या दी अग्नि से मच्छर के कारण हुए डेंगू में अपने 10 वर्षीय बेटे को खोकर अपने सीने में दर्द की ऐसी ही अनगिनत कीलें गाड़ लाई थी। विवाह के कई वर्ष बाद एलोपैथी, होम्योपैथी, गंदे तावीज, झाड़ फूंक और मेरी मन्नतों की बैसाखियों पर चढ़कर पैदा हुआ था। वह दुख का उत्पीड़न सहती विद्या दी अपना मानसिक संतुलन लगभग खो ही बैठी थी। 3 बहनों में सबसे बड़ी विद्या दी की ऐसी अवस्था देख मझली सारिका ने अपना नवजात शिशु, जो उसकी दूसरी संतान था, विद्या दी की गोद में डालकर उन्हें उनके करोड़ों के व्यवसाय का उत्तराधिकारी दे दिया। बेटे को खो देने के दुख को बेटा पाकर विद्या दी तहखानों के भीत अंधेरों में धकेलाई। आरंभिक उदास संकोची सी खुशी कुछ ही दिनों में उनके बुझे हुए चेहरे पर उन्मुक्त होकर खिलखिला उठी। इसे विडंबना ही कहेंगे कि तीनों बहनों में छोटी जूही के विवाह के 10 बरस बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। ताउम्र निसंतान रह जाने से पति पत्नी ने किसी बालक को गोद में लेना बेहतर समझा। घर वाले विद्या दी की तरह ही किसी नातेदार के बच्चे को गोद लेने पर जोर देने लगे, परंतु उस दंपति के विचार में उस बच्चे को जिस दिन से उन रिश्तेदारों का अपने माता पिता होना पता चलेगा, उसी दिन से वे दोनों उसके नामात्र के ही माता पिता रह जाएंगे। उन्होंने किसी ऐसे अनाथ बच्चे को गोद लेने का निश्चय किया जो उनकी गोद में आने के बाद किसी और का न रह जाता हो, परंतु लोगों ने किसी अनजाने अनाथ को गोद लेने में सैकड़ों भयानक खतरे बता डाले, जैसे कौन जाने कौन जात का होगा, क्या पता किसी चोरोचिटके का ही खून हो, आँखों का, कानों का, गले का, दिल दिमाग का, या फिर सबसे बड़ा रोग एड्स ही लेकर आए। अनेक तर्क वितर्कों के बाद सम्मति बनी कि जानी मानी वंश परंपरा के अभाव में सभ्य संस्कारी लोग किसी अनजाने बच्चे को गोद नहीं ले सकते, परंतु जूही और उसके पति का निर्णय किसी के बहकाए नहीं बहका। उन्होंने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बच्चा जात का माना। तर्क रखा कि हमारे सभी रिश्तेदार हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं, ऐसे में हम उनके बच्चे की अधिक सुविधा वाली जिंदगी छीनकर अपना मध्यवर्गीय स्तर देकर उसके साथ अन्याय ही करेंगे। हम क्यों न किसी ऐसे बच्चे को माता पिता के रिश्ते की सघन छांव दे जिसने उस छांव के तले क्षण भर गुजारे बगैर ही उसे खो दिया। रही बच्चे के साथ आने वाले संभावित रोगों की बात, तो क्या आज तक किसी का अपना बच्चा कोई रोग लेकर नहीं आया? रोगों का तो आजकल क्या भरोसा, न जाने कितने लोगों को अस्पताल की गलती से एड्स से संक्रमित रोगी का रक्त चढ़ा दिया गया है। उनको एड्स होना तय है, फिर वे कौन सी वंश परंपरा के कहलाएंगे? ऐसे ही अनेक तर्क देकर एक बड़े अस्पताल की नर्सरी से एक ऐसा शिशु गोद ले लिया गया जिसके माता पिता हमेशा जूही और उसका पति ही सिद्ध होने थे। हर नवजात अपनी मां के लिए अनछीना अनदेखा ही होता है। कौन जाने अस्पतालों में स्टाफ की गलती से या कभी जानबूझकर बच्चे बदल भी दिए जाते हों। कहाँ पहचान पाती हैं माताएं अपने नवजात को? विज्ञान के अनुसार शिशु भले अपनी मां के गर्भ में ही उसकी आवाज पहचानना सीख जाता हो, पर बाहर आने पर वह भी उसके संकेत धीरे धीरे ही दे पाता है। जूही के अनजाने बच्चे ने भी धीरे धीरे अपनी प्यारी मां को पहचान लेने के संकेत ठीक वैसे ही देने शुरू कर दिए थे जैसे कोई उसकी अपनी ही कोख से जन्म लेकर देता। जब वो माता पिता को देखकर अद्भुत रूप भर मुस्कुराता तो कई कई पूर्व जन्मों से स्वयं को उनका अनन्य हिस्सा साबित कर देता। उसकी किलकारियों के संगीत की नूतन धुनें उस दंपति के कानों में ठीक वैसे ही रस घोलती जैसे उनके खुद के जन्मे बच्चे की घोल पाती। जब वो अपनी नन्ही कोमल बाहें जूही और उसके पति के गले में पहना देता तो एक से एक नायाब फूलों की माला की रंगत भी पल में फीकी पड़ जाती। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उस दंपति को उसके हाथों अपनी वंश परंपरा सुरक्षित दिखने लगी।
उन्हें विश्वास हो गया कि अगर वे किसी संतान को जन्म दे पाते तो उसमें और इस नन्हे बच्चे में कोई खास फर्क तो नहीं ही होता। विद्याधि का बेटा विलास और जूही का बेटा अविरल खूब लाड़ा प्यार में पलने लगे, विशेषकर विद्याधि का बेटा विलास। उसके अधिक लाड़ा प्यार का पहला कारण विद्याधि के दुख से जुड़ा था। अपने इकलौते बेटे को खो देने के बाद उसके हिस्से का लाड़ा प्यार वे स्वयं पर ऋण सरीखा समझती थी, सो उसे विलास पर उड़ेल कर उड़ीन हो जाना चाहती थी। दूसरा और शायद अधिक महत्वपूर्ण कारण था कि विद्याधि मझली के पति और उसके ससुरालियों को ये दिखा देना चाहती थी कि उनकी अपेक्षा उनके बेटे को उनसे अधिक लाड़ा प्यार देकर पाल रही हैं। तीसरा कारण दूसरे से जुड़ा था, ये दिखाने का प्रयास कि उनकी अपेक्षा वे उसे अधिक सुख सुविधाओं में पाल रही हैं। इसी धुन में विलास की हर जायज नाजायज बात मान ली जाती। परिणाम स्वरूप उसकी इच्छाएं दिन पर दिन बढ़ने लगी थी। वो जो भी चीज जितनी मांगता उससे अधिक मिलती। यही बात रुपयों पर भी लागू थी। विद्याधि के विवेकहीन प्यार का दुष्परिणाम जल्दी ही सामने आने लगा। विलास का ध्यान पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह हट गया था। उसने पैसे खर्च करना सीखने की उम्र से पहले ही उसे बर्बाद करने के सैकड़ों तरीके खोज निकाले। उसने धीरे धीरे विद्याधि के करोड़ों के कारोबार से अपना हाथ खींचना आरंभ कर दिया। करोड़ों का व्यापार लाखों में सिमटा, लाखों का हजारों में और हजारों से नीचे आने का अर्थ था पूरी तरह सिमटना। जो चीज बढ़ती नहीं घट जाती है, कहावत चरितार्थ हो गई। बतख विलास की आदतें बिगड़े रईसों की जैसी हो गई थी, पर विद्याधि में उसकी जिदें पूरी करने की सामर्थ्य अब नहीं रह गई थी। शुरू में तो पैसों के लिए वह उनसे मौखिक लड़ाया करता, बाद में उसने धक्का मुक्की तक करना शुरू कर दिया। एक बार तो जूही और उसके बेटे अविरल के सामने ही उसने विद्याधि को धक्का दे दिया था। उस दिन अविरल ने ही उन्हें गिरने से बचाया था और विलास को ऐसा न करने के लिए समझाना चाहा था, पर वो उसे भी धकिया कर घर से बाहर निकल गया था। उस दिन विद्याधि ने अश्रुविगलित होकर आंखों ही आंखों में जूही के तथाकथित संस्कार विहीन बेटे को सराहा था। उनकी आंखों में ऐसी निरीहता दिखाई दी थी कि जैसे उस गाय की आंखों में जिसे कसाई बस काटना ही चाहता हो। उस दिन विद्याधि अपनी लाचारी पर तो बहुत रोई, परंतु स्वयं के अपने व्यवहार को उस दिन भी दोष नहीं दिया। मझली बहन सारिका ने जब अपना बेटा विलास विद्याधि को सौंपा था तब विद्याधि सर्वसंपन्न थी और सारिका सुख सुविधाओं में उनसे काफी पीछे। परंतु अब सारिका के पति का व्यापार काफी बढ़ चुका था। अब सारिका स्वयं संपन्नता में रहकर अपने बेटे को पैसे पैसे के लिए लड़ते देख पश्चाताप से भर उठती। पैसे की कमी ने विलास को चोरी की लत लगा दी थी। अब उसके घर जो भी आता वह उसके पास का बोझ थोड़ा हल्का करके ही भेजता। हद तो तब हो गई जब विलास ने स्कूल टीचर के पास से पैसे उड़ा लिए। एक बार नहीं कई बार, अनेक बार चेतावनी देने के बाद भी जब उसने अपनी गलती को नहीं सुधारा बल्कि मार पिटाई और करने लगा तो प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया। अब उसकी आवारगी प्रमाणित थी। उसकी बर्बादी का मार्ग पूरी तरह तक प्रशस्त हो गया जब विद्याधि के पति को लकवा मार गया और वे बिस्तर पर आ टिके। अथाह दौलत की मालकिन विद्याधि को घर का खर्च चलाने के लिए भी घर का आधा हिस्सा किराए पर देना पड़ा था। विलास अब पूरी तरह स्वतंत्र था। अपनी आवारगी को अंजाम देने के लिए घर के सामान तक बेचाता, शराब पीता, ड्रग्स लेता, आए दिन लोगों से झगड़ा करता। पड़ोसियों ने उसकी आदतों से आजे जाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन उसे सारिका और उसका पति ही छुड़ा कर लाए, इस वादे के साथ कि वह जेल तक पहुंचने की कोई भी राह फिर कभी नहीं पकड़ेगा। परंतु वादों का स्थायित्व आचरण का अनुगामी होता है। वादा जल्दी ही टूट गया। जूही का बेटा अविरल सत्य से अनभिज्ञ था और वो दंपति अनभिज्ञ हो जाना चाहता था। सत्य की इस सुखद अनभिज्ञता में उन दोनों के चेतन मन तक ने धीरे धीरे सत्य को सचमुच ही धुंधला दिया। पुत्र से प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। अब तो बस यही सच था कि जूही और उसका पति ही उस बच्चे के सगे माता पिता हैं जिन्होंने उसकी राह के सब कांटों को समूल नष्ट कर दिया है। वरना क्या उन्हें उसके सगे माता पिता कहना होगा जिन्होंने निष्ठुरता की हद पार करके उसे क्षण भर में अनाथ बनाकर उसके रास्ते को अंगारों से पाट दिया था। जूही और उसके पति ने अपने उस तथाकथित वंशहीन, जातिहीन, संस्कार विहीन संभावित रोगों की खान बेटे का पालन पोषण
सूझबूझ भरे माता पिता बनकर किया। उन्होंने अपनी शिक्षा और संस्कारों से उसे आपादमस्तक नहला दिया, अपने मनचाहे व्यवहार की शिक्षा को उसकी रगग में बहना सिखा दिया। कोरे कैनवास जैसे उस मासूम पर उन्होंने अपने मनपसंद दृष्टि लुभाते शीतल रंगों के साथ मनचाहे चित्र उकेरे। एक साधारण से बच्चे को असाधारण प्रयास कर समाज के हर क्षेत्र में मुंडबाई खड़ी प्रतियोगिताओं की कतार में सबसे आगे ला खड़ा किया, जैसे किसी देसी आम के पौधे पर किसी बेहतरीन किस्म के आम की कलम लगाकर स्वादिष्ट फल उतारे जाएं। उन दोनों के संतुलित लाड़ा प्यार और देखरेख ने उस अबोध के मन की सभी अवांछनीय उमंगों को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया। विद्या दी अपनी संस्कारी बहन के निश्चित रूप से संस्कारी निकलने वाले पुत्र को भी अपनी अक्षम्य भूलों के अंधड़ में पालकर संस्कारी नहीं बना पाई थी। हर किसी की तरह अति ने उन्हें भी बुरा ही फल दिया था। एक दिन विलास ने विद्यादी की अनुपस्थिति में उनके बचे खुचे गहनों को निकालकर बेच दिया और हफ्तों के लिए घर से गायब हो गया। बिस्तर पर पड़े विद्यादी के पति विलास की विलासिता की जीत के आगे अपने जीवन की जंग हार गए। जिस दिन के लिए हिंदू समाज में लोग पुत्र की कामना करते हैं, उसी दिन वो उनके साथ नहीं था और जब वो लौटा विद्यादी के पति के सभी कार्य हमेशा के लिए पूरे हो चुके थे। अब घर में विद्यादी और विलास ही रह गए थे। अब बेचने के लिए बर्तनों और कपड़ों के सिवा कुछ बचा नहीं था। अपने नशे की आदतों को संतुष्ट करने के लिए विलास उन्हें भी बेच आता। विद्यादी को दवा माल निकालने का आदेश करता, नहीं मानने पर जान से मार डालने की भयावह धमकी देता। उसकी सारी बाहें नशे के इंजेक्शन की सुइयों से छिदी रहती। घर में जगह जगह उसका संस्कारी खून टपका पड़ा रहता। अब उसके साथ विद्यादी को अपना जीवन खतरे में दिखाई देने लगा था। उनकी अमीरी के समय उनकी गोद में अपनी संतान डाल जाने वाली बहन ने उनकी मुश्किल घड़ी में उन्हें दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने बेटे की बर्बादी का दोष उसने अकेली विद्यादी के सिर ही मढ़ा। किसी क्षण उन्हें अपने बेटे को गोद लेने के पश्चाताप से मुक्त नहीं होने दिया। जूही ने अपने बच्चे को उसके छिन जाने के डर से रहित किसी के उलाहनों से भी इत्र हो स्वतंत्र रूप से सिर्फ अपनी तरह पाला। अपनी उपस्थिति से वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाला उसका बेटा अब हट्टा कट्टा जवान होकर नौसेना में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। उसने अपने माता पिता को समाज में और भी सम्मानित बना दिया था। विद्यादी एक आवारा नशेड़ी के साथ अपमानित और मृत्यु से मिलता जुलता जीवन जीने को अभिशप्त थी। अपमानों और अभिशापों से भरे सैकड़ों दिनों में उस एक दिन विद्यादी के स्नान करते समय विलास ने उनकी पुरानी अलमारी का ताला तोड़ लिया। कागजों से मेलजोल तो नहीं था उसका, पर कुछ रुपए मिल जाने की फिराक में वह कागजों को उलटने पलटने लगा। विद्यादी स्नान कर जल्दी ही आ गईं। उन्होंने उसके हाथ से वो फाइल छीननी चाहिए। फाइल की छीना झपटी में एक पुराना सा पीला पड़ गया लिफाफा हवा में तैरता हुआ जमीन पर जा गिरा। विद्यादी उसे उठाने के लिए झुकी ही थी कि विलास ने उन्हें धक्का देकर वो लिफाफा उठा लिया। धक्का खाकर विद्यादी का सिर दीवार से टकराया और वे जमीन पर गिर गईं। उनकी तरफ ध्यान दिए बगैर विलास लिफाफे को खोलकर पढ़ने लगा, जिसमें उसकी सगी मां सारिका का उसे विद्यादी को सौंपने को लेकर पश्चाताप से भरा पत्र था, जिसमें उसने अपने बेटे को वापस मांगने का विनम्र आग्रह किया था। परंतु विद्यादी का मन विलास से ऐसे जुड़ गया था जैसे जल से नीम। सो उन्होंने उसकी वापसी से इनकार कर दिया। सारिका ने बड़ी बहन की बात तो रखी, परंतु कभी उनके घर जाकर कभी विलास को अपने घर बुलाकर उन्हें बताए बिना, किसी जरूरत के भी बिना उसे मुठियां भर भर नोट पकड़ाने शुरू कर दिए। विद्यादी का विलास के लिए अंधा प्यार तो उसे बर्बाद कर देने का सबसे बड़ा अपराधी था ही। सारिका के कुतर की व्यवहार ने भी छोटी भूमिका तो नहीं ही निभाई थी उसे आवारा बनाने में। विलास ने पत्र पढ़ लिया था। अब उसके हाथ कुबेर का दूसरा खजाना आ गया था बर्बाद करने के लिए। वो विद्यादी से लड़ने के पूर्व कृत्य में उन्हें झंझोड़ने लगा था, पर वे अपने लाडले विलास को खो देने और फिर से निसंतान हो जाने के डर से भयभीत हो चुपचाप निकल गई थीं जीवन की जद्दोजहद से। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।